हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आ गए हैं संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण अंतर। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट अंतर होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है, भ्रूण कोश तथा भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। यह क्रियाशील गुरु बीजाणु से बनता है। ये किससे बनता है? गुरु बीजाणु से। ठीक है। यह त्रिसंलयन से बनने वाले भ्रूणपोष केंद्रक से बनता है। ठीक है। यह मादा युग्मक के आश्रय देता है। ठीक है, मादा युग्मक से। यह भ्रूणकोष विकास के समय या अंकुरण के समय पोषण प्रदान करता है। ठीक है। यह अगुणित होता है। अगुणित यानी कि एन होता है, एन। ठीक है। और यह त्रिगुणित, यहाँ पे यह बता रहा है, यह त्रिसंलयन से बनने वाला। त्रिसंलयन यानी त्रिगुणित मतलब 3n, 3n होता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो फ्रेंड्स, हमारी अगला अंतर क्या है? डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यह एक प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है। और यह विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें कौन सी? डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें राइबोज शर्करा। आरएनए में क्या, कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा। ठीक है। इसमें थाइमीन क्षार उपस्थित होता है। इसमें कौन सा क्षार उपस्थित होता है? थाइमीन। और इसमें क्या होता है? यूरेसिल क्षार। इसमें यूरेसिल क्षार उपस्थित होता है आरएनए में। ठीक है। आया समझ? यह केंद्रक में पाया जाता है और ये किस में पाया जाता है? ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है। अब हम अपने अगले अंतर की ओर चलते हैं और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट अंतर है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा अंतर क्या है? परागकण तथा परागण में अंतर लिखिए। ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। VVIMP, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यह एक ही पौधे के पुष्पों के बीच होता है। जैसे एक ही पौधा है, मतलब एक ही जाति का पौधा है, उसके बीच में परागण होता है। ठीक है, समझ में आया? ये एक ही जाति के दो पौधे हो, ये एक जाति होगी जैसे, तो दो पौधे होंगे, दो पौधे। ठीक है, पुष्प के बीच होता है। ठीक है। इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। ये इसमें परागण में द्विलिंगी होना आवश्यक है। ठीक है। इसके लिए पुष्प के द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है। इसमें परागण कम खर्च होता है। इसमें परागण क्या है? कम खर्च होता है। ठीक। इसमें परागण अधिक खर्च होता है। इसमें अधिक खर्च होता है। ठीक है। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, इसमें माध्यम की आवश्यकता, किसी और चीज़ की आवश्यकता मतलब नहीं होती है। स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें माध्यम, किसी के माध्यम से परागण लाया जाता है। आ गया समझ? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। 2026 में पक्का आएगा बायोलॉजी में। ठीक है, महत्वपूर्ण अंतर है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। अब हमारा आता है प्रभावी तथा अप्रभावी कारण में अंतर लिखिए। ठीक है, और ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक। प्रभावी कारक, अप्रभावी कारक। ठीक। यह किसी भी स्थिति में अपना लक्षण प्रकट करता है। किसी भी स्थिति में क्या लक्षण प्रकट करता है? ठीक है। यह प्रभावी कारक की उपस्थिति में स्वयं को प्रकट नहीं कर सकता है। ठीक है। यह सभी पीढ़ियों में प्रकट होता है। ये क्या होता है? यह प्रभावी कारण क्या है? ये सभी पीढ़ियों में होता है। यह सभी पीढ़ियों में प्रकट नहीं होते हैं, अप्रभावी। ठीक है। यह एक पूर्ण एंजाइम के कोडित होता है। और ये क्या होता है? यह एक पूर्ण एंजाइम के कोडित के लिए कोडित होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? सह प्रतिरक्षा तथा
सहज प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। ये क्या है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। सहज मतलब होता है जन्मजात या जन्म के पहले, उपार्जित मतलब जन्मजात जो कि जन्म के बाद होता है वो प्रतिरक्षा। ठीक है, यह एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा है, ये अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। यह रोग विशिष्ट प्रतिरक्षा है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाने वाला है। यह जन्म के समय मौजूद होती है, ये जन्म के समय मौजूद होती है, ये जन्म के बाद मौजूद होती है। ठीक है, उपार्जित मतलब जन्म के बाद जो होती है। ठीक है, यह बाह्य कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। बाह्य कारकों यानी बाहर के कारक, यह शरीर में प्रवेश कर चुके रोगजनक कोशिकाओं व एंटीबॉडी द्वारा सामना करती है। ठीक है, आया समझ। अब आते हैं हमारा 6 नंबर अंतर क्या बताता है। अब हमारा आता है लास्ट 8 नंबर पे क्या है, स्वस्थानीय संरक्षण तथा बाह्य स्थानीय संरक्षण में अंतर। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछता है बायोलॉजी में, आप लोग देख सकते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण देख लेते हैं। इसमें पूरे पारितंत्र का संरक्षण किया जाता है, पूरे पारितंत्र का। इसमें प्रजाति विशेष संरक्षण किया जाता है, विशेष का संरक्षण। बाह्य स्थानीय है ना, बाहर के पारितंत्र का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, यह स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, यह स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण हेतु विधि नहीं है। ठीक है, समझ में आया आपको। इसमें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, इसमें कम स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है, आ गया समझ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आता है हमारा लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु में अंतर। ये अंतर है। ठीक है, अनेक परागण बनते हैं इसमें, यह स्त्री केसर बीजांड के अंदर होती है। ठीक है, लघु बीजाणु परागण कण बनाते हैं, इसमें गुरु बीजाणु या भ्रूणकोश बनता है। ठीक है, ये इसका हो जाएगा, इसके सामने का अंतर है। ठीक है, और 4 कोशिकाएं भाग लेती, लघु बीजाणु जनन में 4 कोशिकाएं भाग लेती हैं। ठीक है, और इसमें केवल बीजाणु कोशिका या अंड कोशिका बनती हैं। ठीक है, ये इसका है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, और आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।